नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर हम राजनीति विज्ञान के पारंपरिक अर्थ और उसी के साथ-साथ हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के अर्थ को विस्तृत रूप से समझेंगे। फिर उसके बाद हम उसकी प्रकृति का अध्ययन कर लेंगे, फिर हम उसके क्षेत्र का अध्ययन करेंगे और फिर अंत रूप में हम दृष्टिकोण के साथ अध्ययन करते हुए इन दोनों में अंतर समझते हुए हमारे इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, हम सबसे पहले पारंपरिक पारंपरिक जो हमारा दृष्टिकोण था, ट्रेडिशनल या हम इसे क्लासिकल दृष्टिकोण भी कहते हैं, उससे स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको एक चीज का पता ही होगा कि पारंपरिक दृष्टिकोण कहीं ना कहीं हमारे इतिहास के प्राचीन राजनीति विज्ञान विज्ञान पर रिसर्च करने वाले दार्शनिक इतिहासकारों को या दार्शनिक वैज्ञानिकों को जाता है, जिनमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु से लेकर जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार है, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार तक पारंपरिक राजनीति विज्ञान का अर्थ विस्तृत रूप से आपको देखा जा सकता है या उनका प्रयोग भी देखा जा सकता है। दोस्तों, हम जब बात करते हैं राजनीति विज्ञान का जो युग है, वो हमारे वर्ल्ड वार सेकेंड तक तो चलता रहा, लेकिन पारंपरिक जो विज्ञान है, जो हमारे पारंपरिक राजनीति विज्ञान है, उसके अंदर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, जब हम विशेषताओं की बात करते हैं, तो विशेषताओं को आप जैसे ही 3 विशेषताएं समझेंगे हम, तो उसके बाद ही आपको ना हम ये पाएंगे कि जो हमारा पारंपरिक राजनीति विज्ञान था, उसकी हमें परिभाषा भी आ गई है। क्योंकि मैंने आपको ये मॉड्यूल इस प्रकार से सेट किया है कि आपको पूरी राजनीति विज्ञान की परिभाषा भी समझ में आ जाए, साथ ही साथ आपको विशेषताएं भी याद हो जाए। क्योंकि इसमें हम केवल और केवल 2 ही टॉपिक्स की चर्चा करेंगे, एक और अर्थ और दूसरी ओर पारंपरिक और आधुनिक राजनीति विज्ञान का अर्थ। साथ ही साथ हम इसके अंदर एक टॉपिक और देखेंगे, जहां पारंपरिक और आधुनिक राजनीति विज्ञान के भीतर जो सामंजस्य बिठाने वाले जो सिद्धांत हैं, हम उनको भी विस्तृत रूप से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम परंपरागत राजनीति विज्ञान का अर्थ, और अर्थ को हम विशेषताओं के रूप में समझेंगे। और विशेषताओं के रूप में समझने से हमारा यह फायदा होगा कि हम अर्थ तो क्लियर होगा ही, साथ ही साथ हम परिभाषाओं में कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है वो हमारे साथ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूं हमारे ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी है, हम इसकी जगह ये टीपीटी का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज बताता हूं मैं सबसे पहले, जो हमारी पारंपरिक अर्थात ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, वो कुछ विशेषताएं रखती है, जैसे कि आदर्शात्मक। और आदर्शात्मक को हम अंग्रेजी में कहते हैं आइडियलिस्टिक। और पहली विशेषता तो ये हो गई। फिर दूसरी विशेषता क्या है हमारे राजनीति विज्ञान की? ये मानकीय विज्ञान है। और मानकीय विज्ञान को क्या कहते हैं? नॉर्मेटिव। और हमारे तीसरे विज्ञान जो हम मानकीय विज्ञान के भीतर ही शामिल करते हैं, निर्देशात्मक अर्थात डायरेक्टिव। ये हमारे पारंपरिक राजनीति विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों, अब आपके सामने एक समस्या आ जाती है कि पारंपरिक राजनीति विज्ञान के अंदर जो आदर्शात्मक शब्द है, उसका वास्तव में अर्थ क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसका भी आदर्शात्मक वाक्य का जो यहाँ अर्थ है, वो आपको एक ब्रॉड टर्म में बता देता हूँ। आप केवल या तो आप लिख सकते हैं, मैं आपको यहाँ बोलकर ही बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, आदर्शवादी या आदर्शात्मक, मैं आपको आदर्शवादी की चीजें बताता हूँ और उसके बाद आप स्वयं तय कर लेंगे कि आदर्शात्मक स्थितियां कैसी होती है। दोस्तों, एक दार्शनिक या नैतिक दृष्टिकोण को संदर्भित करता है हमारा आदर्शात्मक पहलू, जो सिद्धांतों, मूल्यों और लक्ष्यों पर जोर देता है, जिन्हें नैतिक या आदर्शवादी माना जाता है। जब कभी आदर्शवादी रूप किसी व्यक्ति को आदर्शवादी रूप में वर्णित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यावहारिक विचारों या वर्तमान वास्तविकताओं पर इन आदेशों को प्राथमिकता दे रहा है। और वो आदेश कौन कौन से हैं? जिसके अंदर उच्च सिद्धांत मतलब हाई वैल्यूज
वे न्याय के सिद्धांत हो सकते हैं, समानता के सिद्धांत होते हैं, ईमानदारी के सिद्धांत हो सकते हैं, करुणा के सिद्धांत हो सकते हैं। इन सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर जो कार्यों को मूल मानते हैं या कार्य करते हैं, वो आदर्शात्मक स्थितियां दर्शाते हैं। पहला टॉपिक था आदर्शात्मक, उच्च वैल्यू, मतलब हाई वैल्यूज। फिर आशावाद। आदर्शवादी व्यक्ति अक्सर जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति की भावनाओं में विश्वास रखते हैं। दूरदर्शी सोच होती है आदर्शवादी व्यक्तियों की। कैसे? वे भविष्य के बारे में सोचते हैं और एक बेहतर दुनिया की कल्पना करते हैं। अक्सर इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जो चीजें कैसी होनी चाहिए, न कि कैसी हैं। मतलब आप समझ रहे हैं किस प्रश्न पर बात कर रहे हैं कि चीजें कैसी होनी चाहिए। इसे भविष्य देखने के बाद कह सकते हैं। दोस्तों, यथार्थवाद की आलोचना करते हैं। ये व्यावहारिक दृष्टिकोण की आलोचना कर सकते हैं और व्यावहारिक परिणाम जो प्राप्त होते हैं नैतिकता के पक्ष में, आचारिक सिद्धांतों से समझौता भी कर लेते हैं। जब हम आदर्शवादी होने के मतलब को सकारात्मक रूप में समझते हैं, तो बदलाव और नवाचार को प्रेरित करने वाले के आदर्श के रूप में समझते हैं। लेकिन जब रोजमर्रा की जिंदगी में वास्तविक जटिलताओं से इन सिद्धांतों का सामना होता है, तो हमारे सामने निराशा हाथ दिखाई देती है, क्योंकि व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियां प्रभावी ढंग से व्यक्ति पर प्रभाव डालती है और आदर्शात्मक स्थितियां प्रत्येक स्थिति में समान रूप से लागू नहीं होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसके अंदर आदर्शात्मक शब्द का अर्थ भी बताया है, साथ ही साथ उसकी आलोचना भी स्पष्ट की है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक वर्ड का और मीनिंग बता देता हूँ। यहाँ मैं आपको मानकीय शब्द का अर्थ बताऊंगा और मानकीय अर्थ का आप वैसे नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको नोट्स के रूप में बताता हूँ। मानक, सबसे पहले मानक क्या होता है? दोस्तों, आमतौर पर इस बारे में निर्णय या कथन को संदर्भित करता है कि क्या होना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या होना चाहिए या क्या होना चाहिए, न कि क्या है। इस पर विचार नहीं करता है, न कि क्या है इस पर विचार नहीं करता है, बल्कि विचार किस पर करता है? क्या होना चाहिए। देख रहे हैं आप? हालांकि आप देखेंगे तो ये आदर्शात्मक की ही स्थितियां हैं, लेकिन हमने यहाँ इसको विस्तृत रूप में फिर भी समझा है। देखिए दोस्तों, यह उन मानदंडों और मानकों से संबंधित हैं जो मार्गदर्शन करते हैं। यह मानक कुछ प्रमुख पहलुओं में समाहित करेंगे हम। तो देखिए दोस्तों, निर्देशात्मक प्रकृति। मानक कथन यह निर्धारित करता है कि लोग किस प्रकार से व्यवहार करने चाहिए या कौन से कार्य नैतिक रूप से सही हैं या गलत। व्यक्ति परकता इसकी महत्व मानकीय, जो हम नॉर्मेटिव शब्द की बात कर रहे हैं, उसकी दूसरी विशेषता होती है व्यक्ति परकता। मानक निर्णय व्यक्तिपरक होते हैं और सांस्कृतिक और सामाजिक या नैतिक या फिर हम कहें दार्शनिक दृष्टि से मूल्य को प्रभावित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों पर लागू किए जा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा मानकीय विज्ञान था और मानकीय विज्ञान के रूप में हम निर्देशात्मक अर्थात डायरेक्टिव की बात करते हैं। दोस्तों, हम इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में भी करते हैं और कई बार विश्लेषणों में भी किया जाता है इसका प्रयोग। लेकिन हम कुल मिलाकर इसके अंतिम निर्णय की बात करें कि इसकी शॉर्ट टर्म में क्या परिभाषा होगी, तो दोस्तों, मानकीय निर्णय व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय और नीतियों और नैतिक जो रूपरेखा है उसको तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा यह दर्शाते हैं कि व्यक्ति और समाज क्या वांछनीय है और क्या उचित मानते हैं। समझ में आया दोस्तों? मतलब कि पूरा और पूरा अंत क्या होना चाहिए पर निर्देशित है आदर्शात्मक, मानकीय और निर्देशात्मक शब्दों का। तो दोस्तों, हम अब दूसरे हमारी स्लाइड पर चलते हैं और दूसरी विशेषताओं को समझते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो परंपरागत हमारा राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण या सिद्धांत समझा है, उसकी दूसरी विशेषता है हमारे पास कि इसकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है। कैसी होती है? सार्वभौमिक। अब यूनिवर्सल मतलब, यूनिवर्सल का मतलब यहाँ क्या हुआ? यहाँ यूनिवर्सल का मतलब हुआ कि ये ना प्रत्येक देश, प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से लागू होगी। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ प्लूटो का न्याय का सिद्धांत, या हम रॉल्स का न्याय का सिद्धांत पढ़ें, तो आपको लगेगा कि यहाँ है ना देश काल परिस्थितियों का इन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं आपको एक बार प्लूटो का न्याय का सिद्धांत भी बताता हूँ और रॉल्स का न्याय का सिद्धांत भी बताता हूँ। उसके बाद हम दोबारा सार्वभौमिकता के टॉपिक पर आएंगे और फिर आप स्वयं निर्णय कर लेंगे
कि वास्तव में क्या हमारा पारंपरिक राजनीतिक विज्ञान क्या सार्वभौमिक था, अर्थात वो सार्वभौमिक रूप से लागू हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ सबसे पहले प्लूटो के न्याय के सिद्धांत पर। प्लूटो क्या कहता है दोस्तों, एक सेकंड स्लाइड चेंज कर लेते हैं। हाँ, दोस्तों प्लूटो के न्याय के सिद्धांत की बात करें तो प्लूटो के न्याय का सिद्धांत दोस्तों वास्तुशिल्पीय स्थिति या वास्तुशिल्पीय सिद्धांत भी कहा जाता है ये न्याय का। इस ये कहता है कि यहाँ कानून, जो हमारे प्लूटो का न्याय का सिद्धांत है, कानून पर नहीं बल्कि नैतिकता और आचार, या हम इसको यहाँ आचरण भी कह सकते हैं, या हम मॉरलिटी और एथिक्स भी कह सकते हैं। मैं आपको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, मॉरलिटी और एथिक्स। तो प्लूटो का जो नैतिकता मतलब जो न्याय का सिद्धांत है वो कानून पर आश्रित नहीं है या कानून के सिद्धांत के अनुसार नहीं है, बल्कि वो नैतिकता और आचरण अर्थात मॉरलिटी और एथिक्स को वैल्यू देता है दोस्तों, एथिक्स को मानता है। और प्लूटो का मानना था कि जो न्याय है वो आत्मा की सद्गुणी अवस्था है। अर्थात प्लूटो साफ साफ शब्दों में कहता था कि जस्टिस इज ए वर्चुअस स्टेट स्टेट ऑफ द सोल। ठीक है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि वास्तव में प्लूटो का जो न्याय का सिद्धांत था वो सार्वभौमिकता पर तो लागू हो रहा है, और न्याय मतलब जो यूनिवर्सल है वो सब पर लागू हो रहा है, क्योंकि न्याय को क्या बता रहा है, आत्मा की सद्गुणी अवस्था। ठीक है दोस्तों, इससे समझ सकते हैं कि हम कितना अच्छा मतलब एक सार्वभौमिकता के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं अब आपको प्लूटो के न्याय के सिद्धांत के कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ, और या लिखवाई देता हूँ नोट्स के रूप में। तो आप लिखिए प्लूटो का न्याय का सिद्धांत हेडिंग डालते हुए, प्लूटो का न्याय का सिद्धांत। तो इसे ऐसी हेडिंग में आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप पहला पॉइंट डालेंगे फर्स्ट, कि ये कानून पर नहीं बल्कि नैतिकता और आचार पर आधारित है, और नैतिकता को आप अंग्रेजी में कहते हैं मॉरलिटी, और आचार को कहते हैं एथिक्स पर आधारित है। फिर दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे कि प्लूटो का मानना था कि न्याय एक मानवीय गुण है। क्या है? एक मानवीय गुण, जो समाज में एक बंधन या जो सामाजिक रूप से लोगों को आपस में जोड़ता है। फिर हम दूसरे की बात करें कि प्लूटो ने न्याय के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा, तो प्लूटो ने न्याय को जो समाज न्याय के दो स्तरों को में वर्गीकृत किया न्याय को। और हम दो स्तरों की बात करें तो दो स्तर कौन कौन से थे वो, एक था व्यक्तिगत अर्थात इंडिविजुअल, और दूसरा सामाजिक अर्थात सोशल। फिर हम बात करें दोस्तों प्लूटो का न्याय के सिद्धांत में चौथा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लूटो मानता था कि न्याय आत्मा की सद्गुणी अवस्था है। कैसी अवस्था है? सद्गुणी अवस्था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, जस्टिस इज वर्चुअस वर्चुअस स्टेट ऑफ सॉइल। तो दोस्तों ये हमारा था प्लूटो का न्याय का सिद्धांत। अब दोस्तों हम दूसरी ओर अब यहीं एक टॉपिक को और पढ़ लेते हैं, जो था रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि हमारा पारंपरिक राजनीति विज्ञान किस प्रकार की बात करता है। दोस्तों जब हम रॉल्स के न्याय के सिद्धांत की बात करें, इसका पूरा नाम जॉन रॉल्स था, आप सब जानते ही होंगे, ये तो बेसिक। देखिए दोस्तों, और इसकी एक बुक थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। और ये
ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं सन में कंफ्यूजन हो रहा हूँ दोस्तों, एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो मैं आपको कमेंट मतलब अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वैसे तो गलत नहीं हो सकता, लेकिन क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं 1971 या और कुछ भी हो सकता है। हालांकि एक बार देख लीजिएगा, मैं आपको ये इस कारण मैं लिखता ही नहीं है। वैसे दोस्तों आप देख लीजिएगा, ये भी सही होगा मेरे हिसाब से। दोस्तों, क्या कहता है हमारा रोल्स का न्याय का सिद्धांत, वो महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे सन। दोस्तों, जब रॉल्स कहता है कि आधुनिक लोकतंत्र के समाजों में निष्पक्षता, जो निष्पक्षता का रूप है, उसे रॉल्स अपने न्याय के सिद्धांत में महत्वपूर्ण या केंद्रीय स्थान देता है। निष्पक्षता के रूप में न्याय केंद्रीय। ठीक है, आपको एक वर्ड याद रखना है यहाँ, निष्पक्षता। अब दोस्तों, इस वर्ड को समझने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं, उसके बाद आप निर्धारण करेंगे कि रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत था वो कैसे सार्वभौमिक स्थितियों पर लागू होता था। देखिए दोस्तों, रॉल्स ने अपना एक पहला सिद्धांत या पहला बिंदु जिसे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में शामिल करते हैं, वो है विल ऑफ इग्नोरेंस, या हम इसे अन्य में कह सकते हैं कि अज्ञानता का पर्दा। तो दोस्तों, पहला टॉपिक रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में आपको लिखना है मूल स्थिति, अर्थात ओरिजिनल पोजीशन, और अज्ञानता का पर्दा। ठीक है, मैं आपको एक बार इसका इंग्लिश में बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। ओरिजिनल पोजीशन और विल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, मैं इसको तो अंग्रेजी में ही लिखूंगा, विल ऑफ इग्नोरेंस, IVNORANCE। ठीक है दोस्तों, विल ऑफ इग्नोरेंस, न्याय। अब इसके अंदर मानना था रॉल्स का, न्याय का निर्णय एक काल्पनिक और मूल स्थिति से किया जाता है, कि अर्थात हम जो न्याय का निर्णय करने वाले हैं, हमें एक काल्पनिक स्थिति से ही किया जा सकता है कि न्याय का निर्णय। रॉल्स का ऐसा मानना था, जहां व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे, अर्थात अज्ञानता के पर्दे का यहाँ अर्थ है कि समाज में ऐसी स्थिति, या जो भी जिस पद पर है या किसी भी समुदाय पर जो केंद्रीय स्थिति रखता है, उसको भूल जाना है और उससे अनभिज्ञ रहते हुए निर्णय करना है, और पीछे के न्याय के सिद्धांतों को अपने व्यवहार में लाते हुए निर्णय करना है। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है रॉल्स का, कि न्याय का निर्णय एक काल्पनिक स्थिति है जो मूल स्थिति से किया जा सकता है, जहां आप व्यक्ति की मूल स्थिति है वहां से, जहां व्यक्ति अज्ञानता के पर्दे, अर्थात समाज में अपनी स्थिति से अनभिज्ञ हो जाना चाहिए, के पीछे न्याय के सिद्धांतों से निर्णय लेता है। तो दोस्तों, ये आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है ओरिजिनल पोजीशन ऑफ ए विल ऑफ इग्नोरेंस। फिर दोस्तों, हम बात करें कि रॉल्स के सिद्धांत के अंदर एक और चीज महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वो है परावर्तक संतुलन, अर्थात रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम। रिफ्लेक्टिव EQLIB, इसे हम हिंदी में कहते हैं परावर्तक, रिफ्लेक्टिव यानी परावर्तक, और संतुलन। इसके अंदर रॉल्स कहता है कि जो न्याय का सिद्धांत है वो अंतर्ज्ञान और निर्णयों के साथ संतुलित करता है, अर्थात अंतर्ज्ञान को बोलते हैं हम इंट्यूबेशन, इंट्यूबेशन के साथ संतुलित करता है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि जो हमारा न्याय का सिद्धांत है वो हमारे अंतर्ज्ञान और निर्णयों के साथ साथ संतुलित होता है।
कुल मिला के हम रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में कह सकते हैं, या आप छोटा सा शॉर्ट टॉपिक्स में रूप में लिख सकते हैं कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या कहता है। रॉल्स के न्याय का सिद्धांत का उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है, जहां समान अवसरों और संसाधनों के वितरण के माध्यम से निष्पक्षता स्थापित हो सके। ठीक है, कुल मिला के रॉल्स एक ही बात कहता है, निष्पक्षता। आपको वो एक वर्ड याद मैंने आपको बता ही दिया था। और सबसे जो कमजोर, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हाशिए पर लोग हैं, उनकी रक्षा हो सके, उनका अधिकतम कल्याण हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा रॉल्स का सिद्धांत। तो आप अब एक चीज समझ गए होंगे कि दोनों के जो सिद्धांत है वो हमें कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति की बात करते हैं, जो यूनिवर्सल स्थितियों में लागू हो सकती है। इसे आप कहीं भी लागू कर सकते हैं, भारत हो, अमेरिका हो, या रूस हो, या चाइना हो। तो रूल्स रोल्स का और प्लेटो का सिद्धांत सार्वभौमिकता, ऐसे कई, क्योंकि ये मूलतः दार्शनिक आधार है और दार्शनिक के आधार नैतिकता और मानकों पर आधारित होते हैं, तो ये सभी जगह यूनिवर्सल होते हैं। तो दोस्तों आप ये टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूँ हमारे, अब दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ दूसरी इसकी विशेषता पर। अब हम दूसरी विशेषता की बात करें तो दोस्तों हम यहाँ फिलोसॉफिकल नेचर की बात करेंगे। हमारे पारंपरिक राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो कैसा विशेषता रखता है, और ये हमारी तीसरी विशेषताओं में से एक है। और इसके अंदर हम दार्शनिक प्रकृति की बात करेंगे, अर्थात फिलोसॉफिकल नेचर। दोस्तों आपको पता है कि जो दार्शनिक सिद्धांत होते हैं वो विश्व को समग्र, मतलब एक ही समग्र दृष्टि से देखते हैं। तो आपको इससे जानकर हैरानी होगी कि हमारा राजनीति विज्ञान का जो पारंपरिक दृष्टिकोण है वो भी कुछ ऐसी प्रकृति रखता है, दार्शनिक प्रकृति, जो पूरे विश्व को एक दृष्टि से देखता है। अब दोस्तों हम दूसरी विशेषता की बात करें तो हमारे पास फोर्थ विशेषताओं के में आ जाता है, क्योंकि हम तीन तो आगे पढ़ चुके हैं, ये फोर्थ होगी शायद। तो दोस्तों हमारे परंपरागत राजनीति विज्ञान है उसकी विशेषता है कि वो आत्मनिष्ठ है। कैसा है, कैसा है? आत्मनिष्ठ। आत्मनिष्ठ को हम आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं। इसे इसे हम व्यक्तिनिष्ठ भी कह सकते हैं, और हम इसे अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करें कि आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ वास्तव में है क्या, तो दोस्तों मैं आपको नोट्स के रूप में डायरेक्ट बोल देता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रत्येक विचारक की एक स्वयं के विचार होते हैं, उनकी स्वयं की एक अंतर्दृष्टि होती है, उससे अपने कुछ आदर्श और मूल्य भी सजोए होते हैं। जो हमारे चिंतक हैं या हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण वाले जो लोग हैं, और उन्हीं चिंतनों के आधार पर अपना तर्कों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तर्कों का निर्माण करते हैं, और ये तर्क ही क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। दोस्तों आत्मनिष्ठ के टॉपिक में आपको लिखना है कि प्रत्येक विचारक की स्वयं की अंतर्दृष्टि होती है। क्या होती है? अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि ऐसे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतर्दृष्टि होती है, और उसके कुछ अपने आदर्श और मूल्य होते हैं। उन्हीं के आधार पर वो अपने तर्कों का निर्माण करता है। इससे पता चलता है कि हमारे राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण, आपने हमने आपने और मैंने पिछले कुछ थोड़ी देर पहले ही, 10-15 सेकंड पहले ही, रॉल्स और रूसो का, या हमने, सॉरी, रूसो का नहीं, प्लेटो का जो हमने सिद्धांत पढ़ा था, उससे पता चल जाएगा आपको कि वहां आपको सब्जेक्टिविटी क्लियर दिखाई देगी दोस्तों। पीछे वाले जो दोनों सिद्धांत है न्याय के, उनमें हमें सब्जेक्टिविटी क्लियर दिखाई देगी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब दोस्तों हम बात करें आधुनिक राजनीति विज्ञान की ओर चलते हैं। तो या दोस्तों आप कहें तो हम इसको अगले वीडियो में ले लें, आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषता। चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ देर और लगेगी तो मैं आपको इसी वीडियो में ये ले लेता हूँ। दोस्तों अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताओं के।
तो आधुनिक राजनीति विज्ञान इसका भी हमारा पढ़ने का तरीका वही रहेगा। अर्थ और अर्थ के अंदर कंबाइंड करेंगे हम विशेषताएं। या दोस्तों हम इसको है ना नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, क्योंकि आज हमें मतलब हमारी टीम को कहीं जाना है खाना खाने के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, मैं आपको ये अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। और ये हम जैसे रोज एक वीडियो पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो मैं आपको कंपाइलेशन है ना, इसका कंपाइलेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, आपको ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। और हम इसको लगभग 150 से, या ऐसा कह सकते हैं कि हम 80 से 150 क्लासों के अंदर कंप्लीट कर लेंगे।